नमस्कार मित्रों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर ने अभी हाल ही में दिनांक 30 मई 2022 को पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव का पेपर जो कंडक्ट कराया है, उसी प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशन वीडियो देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों और सहयोगियों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना न भूलिए। तो आपको मैं पहले बता दूं, पर्यावरण राष्ट्र गौरव के 100 प्रश्न होते हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोग बना रहे हैं। तो इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में हम लोग दे देंगे। यदि आप किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो आइए सीधे हम प्रश्न पत्र पर चलते हैं। जैसा कि ये पार्ट 1 मैं पर्यावरण का करा रहा हूँ, उसके बाद राष्ट्र गौरव कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पहला दिया है पर्णहरित, दूसरा एटीपी, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा हरे पौधे। तो मैं सीधे बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही वह ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात भोजन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद जीव जंतु उसको खाते हैं और ऊर्जा का धीरे धीरे इस तरह से हस्तांतरण होता चला जाता है। इसलिए पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होगा। यदि सूर्य का प्रकाश न रहे तो भोजन बनना स्वाभाविक नहीं है, अर्थात हरे पौधे भी भोजन नहीं बना पाएंगे। तो विकल्प नंबर 2 पे आइए, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में विकल्प है 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखिए, आहार श्रृंखला पे सामान्य रूप से 3 कड़ियाँ होती हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। तो विकल्प नंबर 1 दिया है चरम समुदायों में, दूसरा क्रमिक समुदायों में, तीसरा नवीन समुदायों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, चरम समुदायों में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। विकल्प 1 है बृहद समुद्री शैवालों द्वारा, दूसरा वृक्षों द्वारा, तीसरा घास द्वारा, चौथा है डायटम्स द्वारा। डायटम्स एक जलीय जीव है, जलीय वनस्पति है, उसको दिया हुआ है, तो उसको कन्फ्यूजन न ले। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, बृहद समुद्री शैवालों द्वारा। वृक्षों द्वारा नहीं होगा, बृहद समुद्री शैवालों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? विकल्प रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र। इसका राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र, अर्थात विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आइए, ये 5 क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो दिया है भौतिक, जैविक एवं सांख्यिक तत्वों के क्रियाशीलता से, दूसरा दिया है भौतिक शास्त्रों से, भौतिक तंत्र से, तीसरा दिया जैविक तंत्र से, चौथा दिया है भौतिक एवं जैविक तंत्र से। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। भू संरक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर है भौतिक क्रिया है। वायुमंडल ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है में कमी का कारण है। तो ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़त है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़त है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़त है, सल्फर डाइऑक्साइड की बढ़त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाट और असम, मेघालय जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, जो कि उनका नाम यहाँ पे नहीं है विकल्प में। तो पहला दिया जम्मू कश्मीर, दूसरा अंडमान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, अंडमान क्षेत्रों में। भारतीय गांव में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नंबर 1 कोयला, नंबर 2 विद्युत, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 लकड़ी तथा गोबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी तथा गोबर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष हैं। आपको सीरियल क्रमांक से उत्तर देने हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमारे राष्ट्रीय पुष्प और वृक्ष मांगा है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन में पहला है वायु, दूसरा जल है, तीसरा जंतु है, चौथा वन है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 नहीं है।
प्रकार के प्रश्न पत्रों को देखने से पहले आप ध्यान दें कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, इसलिए नहीं वाले विकल्पों को पूरा गोला कर दें ताकि ये चीज़ें भूल ना पाएँ। हम अक्सर पढ़ते समय यह ध्यान देते हैं, नई शब्दों को भूल जाते हैं पढ़ते टाइम पे और उत्तर हाँ में लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नवीकरण संसाधन क्या है? नवीकरण का मतलब है ऐसी चीज़ें जिसको हम पूरा दोबारा यूज में ला सकते हैं, उपयोग करने के बाद भी दोबारा यूज में ला सकते हैं। पहला दिया है कोयला, नंबर 2 दिया है प्राकृतिक गैस और नंबर 3 दिया है लौह अयस्क और नंबर 4 दिया है वन। तो इसमें ध्यान रखिए, कोयले को यूज करने के बाद हम पुनः कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस को नष्ट करने के बाद, जैसे ऑक्सीजन को नष्ट करने के बाद हम पुनः गैस का निर्माण नहीं कर सकते, उसका पुनः चक्रीकरण नहीं कर सकते। नंबर 3 दिया लौह अयस्क और नंबर 4 दिया वन। वन को नष्ट करने के बाद हम पुनः वन नहीं ला पाएंगे उस वन को, जो उस वन को हम नष्ट कर दिए हैं। इसलिए लौह अयस्क इसका राइट आंसर होता है। लोहे को हम पिघलाकर दोबारा उस चीज़ को बना सकते हैं, इसलिए राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अगला वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए? विकल्प है 23, 32, 33, 43। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 33%। पर्यावरण के तत्व हैं, जल है, वायु है, मृदा है, ये सारे के सारे ही पर्यावरण के तत्व हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? इसके लिए 1972 में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके राइट आंसर के लिए हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो दिया है स्टॉकहोम में। मैं आपको बता दूं, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन की राजधानी है, इसलिए विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। मिल्यू शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो मिल्यू शब्द का प्रयोग पर्यावरण शब्द के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा है, वनस्पति है, वायु है, प्रवाहित मल है। यहाँ पे जैविक कारक मांगा गया है। मृदा, वायु और जो जल है, ये सारे के सारे अजैविक कारक होते हैं, तो ध्यान दें विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19। पर्यावरण का अधिकार है, मतलब पर्यावरण पर किसका अधिकार है? मानव का है, वनस्पतियों का है, जंतुओं का है, तो ये तीनों का ही है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। झूमिंग क्या है? झूमिंग एक प्रकार की कृषि है जो जनजातियों द्वारा की जाती है। इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है, जो कि भारत के पूर्वी राज्यों में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो झूमिंग क्या है? एक व्यापार है, खनन है, कृषि है, पशुपालन है, इसलिए इसके राइट विकल्प 3 हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 21 दिया, भूपृष्ठ के कितने भाग पर जल का विस्तार है? तो आपको बता दूं, पृथ्वी के 3 हिस्से पर जल है और 1 हिस्से पर पृथ्वी है अर्थात मृदा है, इसलिए 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल का अतिदोहन मतलब अत्यधिक उपयोग करने से बात कहा जा रहा है, तो अधिक जनसंख्या होगी तब भी होगा। विकल्प दिया औद्योगिकरण, इसमें भी ज़्यादा दोहन होता है। नगरीकरण, इसमें भी जाता है। वनारोपण में ये नहीं पूछा है, इसलिए वनारोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो सिंचाई में होता है, उद्योगों में होता है, नगरीकरण में होता है या वनीकरण में होता है? तो ध्यान रखिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है सिंचाई में, इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अर्थात 24। कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसके बीच में कौन सा जल विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी विवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी विवाद। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा आसाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। भारत में कृषि कीटनाशक का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। पहला दिया 47, दूसरा 50, तीसरा 54, तीसरा चौथा है 62, इसलिए इसका राइट विकल्प हो जाएगा 1950।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है? तो यूरिया, पोटास, जैविक खाद, फास्फेट। जैविक खादों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। यहीं पर ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया गया था, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे जो कि अमेरिका में हुआ था 16 अगस्त 1777 में। इसलिए चारों विकल्पों का मैंने व्याख्या कर दिया है। तो आइए अगले क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है? तो सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक में आंक दिया है, धतूरा दिया है, नीम दिया है, बबूल दिया है। तो सबसे ज़्यादा कीटनाशक में प्रयोग जैविक रूप से देखा जाए तो नीम का होता है, इसलिए राइट आंसर नीम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। नंबर 1 लकड़ी, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 पेट्रोलियम और नंबर 4 ऊर्जा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देख लीजिए 31 अर्थात 31, शीत मरुस्थल का उदाहरण है थार, सहारा, कालाहारी। ये सारे के सारे शीत मरुस्थल नहीं है, गर्म हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पाए जाते हैं, इसलिए शीत मरुस्थल का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पे समस्त शाकाहारी जीव की बात की गई है। उत्पादक में तो पेड़ पौधे आ जाएंगे जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, इसलिए राइट विकल्प हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, अर्थात 34 पर। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है खरगोश है, हिरण है, हाथी है, लोमड़ी है। खरगोश प्राथमिक होगा, हिरण भी प्राथमिक होगा, हाथी भी सॉरी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमड़ी। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार ओडम महोदय ने प्रस्तुत किया है, जो कि अमेरिका के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संख्या पिरामिड, दूसरा है बायोमास पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा पिरामिड, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 इज राइट आंसर। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत वनों में से कौन से वन हैं? यहाँ पे विस्तृत वनों की बात किया है और साथ ही भारत की चर्चा में रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो वाट है, जूल है, डेसिबल है, कैलोरी है। तो वाट तो आपका विद्युत का हो जाएगा, जूल आपके कार्य का हो जाएगा, डेसिबल इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है? समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक धंधे, इसका राइट आंसर है औद्योगिक धंधे। रेडियो एक्टिव तत्व हैं एल्युमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम, तांबा, तो इसका राइट आंसर है, पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण है? चेरनोबिल यह घटना यूक्रेन से, जो कि अभी युद्धों में संलग्न है रसिया के साथ में, तो आपको पता होगा
तो यह किस प्रकार की दुर्घटना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसलिए चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध रेडियोधर्मी प्रदूषण से है, जो कि 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में एक परमाणु दुर्घटना में इसका अंजाम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए, अर्थात 42 पर। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण, अर्थात जिस प्रदूषण को हम देख न सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण। अगले विकल्प चलते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण मापने की इकाई क्या है? कैलोरी, सीवर्ट, जूल, डेसिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवर्ट, क्योंकि कैलोरी ऊर्जा की हो सकती है, जूल भी कार्य की हो सकती है, डेसिबल आपके ध्वनि की है, इसलिए इसका राइट विकल्प जो हो जाएगा आपका जो कि है सीवर्ट हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक में बाढ़ भी है, भूकंप भी है, अग्निकांड और भूस्खलन। अर्थात कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक आपदा आपका अग्निकांड नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 45 पे आ जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? न्यूटन स्केल है, रिक्टर स्केल है, एवरेस्ट स्केल है और आर्किमिडीज स्केल है। इसका राइट हो जाए ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर 2 रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? तो हिमालय क्षेत्र में, गंगा के मैदान में और समुद्र क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तटीय क्षेत्रों में। आ जाते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 तथा 47 पर। सुनामी लहरों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा है, चक्रवात है, समुद्री भूकंप है, प्रदूषण है। इसका विकल्प नंबर 3 समुद्री भूकंप सही हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। विश्व की प्रमुख आपात सेवी संस्था है? तो रेड क्रॉस है और रेड सर्कल है और रेक्टेंगल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि विश्व की प्रमुख आपातकालीन सेवा क्या है। तो इसका राइट आंसर रेड क्रॉस मेरे ख्याल से होना चाहिए। आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके भेजें। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से रेड क्रॉस होगा, जो कि इसकी स्थापना 8 मई 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी डेन्यूट हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है कि जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। हेनरी ड्यूट के जन्मदिन पर ही इसको मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी डेन्यूट जो हैं इसके संस्थापक हैं। 8 मई को इनका बर्थडे है, उसी बर्थडे पर आपको रेड क्रॉस दिवस देखने को मिलता है। आइए 49 अर्थात 49 पर। पर्यावरण को बचाने हेतु विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण कहलाती है। 50 पे आ जाइए। जल संकट से निपटने का प्रमुख उपाय क्या है? वर्षा जल का संरक्षण करें, भूमिगत जल का दोहन करें, कृत्रिम वर्षा कराएं, औद्योगिकरण पर रोक लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 वर्षा जल का संरक्षण करें। आइए अगला देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्या नहीं है। ग्रीन हाउस भी एक समस्या पर्यावरण की है, इसे पूछा गया नहीं है। ओजोन क्षरण भी पर्यावरण से है। ऊर्जा संकट इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला देख लीजिए। 52 क्वेश्चन नंबर दिया है, अर्थात 52। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें नहीं है, जो कि CO2 भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है? तो विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित देश नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, अर्थात 55 पर। जापान के कौन से नगर नाभिकीय दुर्घटना में शिकार हुए थे? तो जापान के उन शहरों की चर्चा करनी है जो नाभिकीय दुर्घटना में ग्रसित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला टोक्यो, योकोहामा, कोबे, ओसाका। तीसरा हिरोशिमा और नागासाकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हिरोशिमा और नागासाकी हैं।
6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये दुर्घटना देखने को मिली थी। नागासाकी में 9 को और हिरोशिमा में 6 अगस्त को यह घटना देखने को मिली थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तरुण भारत संघ किस राज्य में सक्रिय है? तरुण भारत संघ की स्थापना है, एक प्रकार का ये एनजीओ है, अर्थात गैर सरकारी संगठन है। 30 मई 1975 को इस स्थापना होती है और यह राजस्थान राज्य में है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। लिखा है 57, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल अधिकारों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां संविधान संशोधन में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना सन 1980 में हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1974, 9 सितंबर 1980, 9 सितंबर 1984। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर 1972, इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा, पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभिष्ट परिणामों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका पहला विकल्प है धन, दूसरा सुरक्षा बल, तीसरा जन चेतना, तीसरा है विदेशी सहायता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जन चेतना। लोगों में चेतना ला करके हम पर्यावरण संरक्षण कानून को और भी एक्टिव बना सकते हैं। 61 पे आ जाते हैं। लिखा है MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधन शालाओं में प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? यमुना नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से नहीं, और इसका कंफर्म मैं उत्तर बता दूं आपको, तो गंगा नदी 1985 में ये चर्म शोधन संबंधी जो बातें हुई थी 1985 में, तो गंगा ये राइट इसका आंसर है। लिखा IBP का पूर्ण रूप क्या है? IBP का पूर्ण रूप क्या है? जिसे पहला दिया इंडियन बायोस्फीयर पॉलिसी, इंडियन बायोटेक्निकल प्रिविजन, और तीसरा दिया इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, जो कि राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम सही होगा। 63 पे आते हैं, जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? रणथंभौर, यह जो कि राजस्थान में है, और काजीरंगा ये असम का है, कान्हा मध्य प्रदेश, भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, केवलादेन घाना पक्षी बिहार को, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक अर्थात जिसमें जीव न हो, बैक्टीरिया है, शैवाल है, क्लोरेला है, जल है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा जल। तो 64 में इसका राइट विकल्प जल हो जाएगा। ताजमहल को निम्न के प्रभावों से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला फ्लोरीन, दूसरा दिया है SO2, तीसरा दिया है O2, और चौथा दिया है, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा। तो 65 पे आते हैं, ताजमहल के निम्न प्रभावों से खतरा उत्पन्न है, फ्लोरीन से है, SO2 से है, O2 से है, और H2 से है। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, विकल्प नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। MIC की दुर्घटना या त्रासदी से संबंधित है? तो MIC मतलब है किस दुर्घटना से त्रासदी संबंधित है? नाभ की दुर्घटना से है, भोपाल गैस त्रासदी से है, केदारनाथ त्रासदी से है, कच्चा तेल रिसाव से है। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी। 10% लिंडमान नियम किससे संबंधित है? तापमान से है, ऊर्जा से, प्रदूषण से, जनसंख्या से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा से है। स्वच्छ ऊर्जा जल के स्रोत हैं, सौर हैं, वायु हैं, जल हैं, जो कि सारे के सारे हैं, इसलिए विकल्प नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। आइए अगले पे चलते हैं, 17वें पर देख लेते हैं। ये रहा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, पहला दिया है पृथ्वी का अत्यधिक गर्म भाग, जलमग्न जंगल, अत्यधिक प्रजातियां, इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अत्यधिक गर्म भाग से मतलब रखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, अर्थात पृथ्वी के गर्म भाग पे ही अत्यधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। 70 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में
कौन सी गैस सर्वाधिक है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको मैं बता दूं, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अगर आप कलम कापी लेकर बैठे हो तो इसको नोट भी कर लीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा 78.08 है, ऑक्सीजन की मात्रा 20.96% है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इसलिए बाकी अन्य हाइड्रोजन है 0.1 में आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए। ऑक्सीजन यहाँ पे पूछा गया है वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी सर्वाधिक गैस है, इसलिए नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 78.89% 08% है। अगला देख लीजिए। लाइकेन किस वायु प्रदूषण का सूचक है? वायु का है, जल का है, मृदा का है, ध्वनि का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का है। पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी के आयु के आकलन का यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है, इसलिए यूरेनियम डेटिंग पहला विकल्प सही हो जाएगा। कार्बन डेटिंग में क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा नापी जाती है, इसलिए इसका राइट विकल्प हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। 11 मार्च को विश्व नलसाजी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अभी आपने पढ़ा कि जल दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा गांधी कस्तूरबा जी का जन्म भी हुआ है, माँ उनकी पत्नी का कस्तूरबा जी का जन्म हुआ है। अगले पर आ जाइए। लिया है 74। वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप से है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा मानी जा रही है कि कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पीछे ही चर्चा की अभी हाल ही में, इसका 0.034% इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। इसलिए गलती से भी विकल्प नंबर 2 न मारे। दिया है 75 में, प्रकृति के संतुलन का अर्थ है वायु की शुद्धता है, जल की शुद्धता है, धरती की शुद्धता है, इसलिए तीनों की शुद्धता होनी आवश्यक है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरल रीफ क्या है? तो कोरल रीफ एक समुद्री जीव है, एक पक्षी है, एक हड्डी है, विकल्प में चौथा कोई नहीं है, इसलिए कोरल रीफ एक समुद्री जीव है, इसलिए राइट आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। आ जाइए 77 पे अर्थात 77 पे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, वायुमंडल में ओजोन परत का ह्रास होना, सल्फर डाई और नाइट्रोजन की मात्रा का बढ़ जाना, विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोनोफाइट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हैलोफाइट। इसलिए मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। 79 पे आते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहाँ सबसे अधिक पैदा होता है? तो यह कन्फ्यूजन की क्वेश्चन है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है कौन सा है, तो कानपुर को हम लोग मान लेते हैं। इसमें सस्पेंशन रखेगा, यदि आपको स्पष्ट हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर भेजें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 80 पे जाते हैं। 80 पर, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है, इसलिए एक दिशीय होता है, इसलिए राइट विकल्प हो जाएगा फर्स्ट। 81 पे आ जाइए। 81 पर, निम्न में से कौन सा जल में तेजी से बढ़ता है? सिंगड़ा बढ़ता है, जलकुंभी बढ़ता है, नागफनी बढ़ता है, हाइड्रिला बढ़ता है। जलकुंभी बहुत तेज़ी से विकास करती है जल में, और जल में जो कि मात्रा ऑक्सीजन की होती है उसको सोख लेती है, और उसमें जलीय जीवों को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है जीवन के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। 82 पर जाइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान के उदयपुर जिले में है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। आइए अगले पे चले जाते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका सबसे पहला प्रयोग अर्नेस्ट हैंकेल ने 1866 में किया था। अर्नेस्ट हैंकेल, इसमें दिया है ओडम, अर्नेस्ट हैंकेल, फेडरिक और मेडास्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैंकेल, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। गंगोत्री उद्गम स्थल है, अर्थात गंगोत्री से किसका उद्गम होता है? यमुना का, सरस्वती का, गंगा का, गोमती नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री में गंगा का। यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर गंगा जी हो जाएगा। 85 पे आ जाते हैं। 85 पर, हवा की
अनुपस्थिति में शलज का उपचार कहलाता है। यह क्या है? तो इस विकल्प में आपके दोनों हैं, वायु और अवायवीय दोनों हैं। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 86 पे आते हैं, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? घास पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है अपराइट, अर्थात सीधा होता है। क्योंकि घास की मात्रा अधिक होती है तो धरातल चौड़ा होता है और धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती जाती है, एक सीधा पिरामिड बन जाता है। देखिए 87 पे देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश इज राइट आंसर, विकल्प नंबर 2। पररहित नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, जल नहीं है, पत्तियां नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का क्षरण जो है सर्वाधिक किस माह में होता है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में अत्यधिक क्षरण होता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सबसे अस्थायी पारितंत्र क्या है? जल है, स्थलीय है, समुद्र है, वायुमंडल है, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 90 पे आ जाइए, 90 पे देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीव के अवैध व्यापार से है। इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। नवीन विज्ञान की खोज कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो इसमें नैनो तकनीकी है, दूरसंचार है, रेडियोलॉजी है और जैव प्रौद्योगिकी है। ये वीडियो में एक क्वेश्चन जो है ये चौथा भी सस्पेंस में मैं रखता हूँ। मेरे ख्याल से जैव प्रौद्योगिकी होगा। आपके दृष्टि में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले पे चलते हैं। ये रहा 92। NEERI अर्थात नीरी की बात कर रहा है। यह एक संस्था है, इसका मुख्यालय पूछ लिया गया है। यह कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, नागपुर में है, भोपाल में, लखनऊ में है। यह नीरी जो है एक पर्यावरण संबंधी संस्था है। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन पे देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, देश में प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लातूर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका विकल्प नंबर 2 ठीक है। 94 पे आइए, भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं काजीरंगा असम वाले में, कार्बेट उत्तराखंड में है। नेशनल पार्क जो है कान्हा मध्य प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है। 95 95 पे आते हैं। निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? सागौन, यूकेलिप्टस, साल, आम। ध्यान रखिए, न तो सागौन को कहा जाता है, ना साल को कहा जाता है, न तो आम को कहा जाता है। यूकेलिप्टस अर्थात जो आपके पर्यावरण में सफ़ेदा के वृक्ष हैं, यह अधिक मात्रा में भूमि से जल सोख लेते हैं, इसलिए इनको पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या करते हैं? शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण व्यवहार से संबंधित हों, चौथा दिया आर्थिक दृष्टि से सही हों। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हों, अर्थात उस प्रोडक्ट से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे और उस मानव जीवन को किसी को जीव को न क्षति पहुँचे, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। 97 वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? वन, पर्वत, नदियाँ, चारागाह। तो 97 पे आ जाइए। 97 में इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। वन का होना अति आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर 1 हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। 98 पे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? साधन तो एक जरिया होता है, संसाधन क्या है, और आजीविका है, व्यवसाय है। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने वाली वस्तु कहलाती है संसाधन, इसका राइट आंसर है। कन्फ्यूजन भी न है कि साधन होगा। साधन एक प्रकार का जरिया होता है जो संसाधन के द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं। वे सारी वस्तु संसाधन है जो मानव के उपयोग में आती हैं। आइए 99 देख लीजिए। लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो लवणी जल मतलब उस खारेपन से है, तो समुद्र का जल तो खारा होता है, इसलिए विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाएगा। भारत की संकटग्रस्त जाति में सम्मिलित है, आम है, सागौन है, शीशम है, चंदन है। तो विकल्प नंबर 4 सही है। ये चंदन की जो प्रजाति है
ये अब काफ़ी खतरे में है। तो यहाँ पे आपके पर्यावरण में राष्ट्र गौरव के 100 प्रश्न पत्र मैंने हल करा दिया है, जो कि इसका पार्ट 1 था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सोशल चेन 98 को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्र सहयोगियों के पास शेयर करिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, यह आपके लिए वीडियो लाभदायक हो सकती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपसे बहुत ही ख़ास रिक्वेस्ट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो मैं अभी जल्द में ही आपको पार्ट 2 जो कि राष्ट्र गौरव का है, मैं उसको सॉल्यूशन में दे दूंगा। तो इसी के साथ हमारा टाइम समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे, और किसी भी क्वेश्चन पे संदेह हो तो आप कमेंट करना ज़रूर मुझे अवगत कराएं क्या गड़बड़ हो रहा है, तो उस पर मैं फिर दोबारा आपको देख लूँगा क्या दिक्कत हो रही है। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपने इस प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला है इसको समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद, और आपका जीवन काफ़ी सुलभ हो इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।